हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से जारी सीपीडी सीरीज में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोगों का 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था और आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को जानेंगे। इनके विकास नैतिक विकास की अवस्था के स्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 19 जनवरी 1987 ईस्वी को हुई। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिए वह नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कहलाया। ये शिकागो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी दोनों ही यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और वहां ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर विशेष करके अध्ययन किया और बाल विज्ञान के संदर्भ में ही इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। और इनका ये जो सिद्धांत है यह नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसी के अनुरूप इन्होंने भी अपना सिद्धांत रखा। और इनका जो मत था कि जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ न कुछ खामियां है, तो उसके लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो हम लोग इनके सिद्धांत को समझेंगे और बाल मनोविज्ञान में इनके सिद्धांत को भी काफी महत्व दिया जा रहा है। सीटेट में भी इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कहना है। तो इनका जो सिद्धांत है इसको याद रखेंगे, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। ऐसे हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इन तीनों का जो सिद्धांत है, मुख्य रूप से इनका जो सिद्धांत जो पढ़ना है वो पियाजे का क्या है, आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बना लिया था, पी को वा। और इनके जो सिद्धांत है उनको भी इसी क्रम में कर लिया था। सन, नय, सा। सन से संज्ञान और नय से नैतिक और सा से सामाजिक। तो पिकोवा बटे सनेसा का हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया था याद रखने के लिए। और चूंकि कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कभी कभी विद्यार्थी कि पियाजे का संज्ञानात्मक है या सामाजिक है, तो इसीलिए कुछ ऐसा पैटर्न बना लेना चाहिए ताकि वो जो है कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो आपका 1-2 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जैसे एग्जाम में हॉल में जाइए, क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो क्वेश्चन के रफ पेज पे आप इसको लिख लीजिए। इस तरह से आप अगर लिख लेते हैं तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि दबाव में प्रश्न पत्रों को जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में बच्चे गलती कर जाते हैं कि पियाजे को डाल देते हैं सामाजिक सिद्धांत में। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो आज हम लोग कोहलबर्ग के बारे में जान रहे हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया और नैतिक विकास की अवस्था के 3 स्तर बतलाए। कितने स्तर? 3 स्तर। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरे स्तर को याद करने के लिए भी हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बीच वाला याद रखना है। बीच का जो है परंपरागत स्तर है। परंपरागत को याद रखिए, केवल परंपरागत को। और वो पहले नंबर पर जाना है तो प्री, पूर्व, और बाद वाले पर जाना है तो पोस्ट, बाद। इंग्लिश में भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। परंपरागत को अंग्रेजी में कन्वेंशनल कहते हैं। अब कन्वेंशनल के आगे प्री आप लगा दीजिए तो प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, और पोस्ट लगा दीजिए तो पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा। ये तो पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था बन जाएगी। इसलिए हम लोगों को याद रखने के लिए भी एक पैटर्न बना लेना चाहिए। पैटर्न के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, भूलिएगा नहीं जल्दी। और नहीं तो क्या होगा कि वो भूलने का चांस ज्यादा रहता है।
तो पहला जो पूर्व परंपरागत का स्तर है वह 4 वर्ष से शुरू होता है और 10 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। 4 से 10 याद रखना है, 4 से 10 यानी कि इसके बीच 6 वर्ष का गैपिंग है। पहले अवस्था में 6 वर्ष का गैपिंग है। दूसरा जो हमारा परंपरागत यह 10 से 13 वर्ष यानी कि 3 वर्ष, आधा हो गया, घट गया, आधा हो गया। 6 था यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। अब तीसरा जो है उत्तर परंपरागत यह 13 वर्ष से ऊपर है, इसका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पहला का अंतर जो था वो 6 वर्ष का था, दूसरा का अंतर हो गया आधा और तीसरा में इन्फिनिटी हो गया, वो अनंत तक चला जाएगा। 13 वर्ष से ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत इन 3 स्तरों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि ये किसके सिद्धांत है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के 3 स्तर हैं। और अब हम लोगों को क्या करना है कि इन 3 स्तरों को डिटेल से समझना है, क्योंकि प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्था बतलाई गई है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कोहल वर्ग के प्रथम स्तर को, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। यह स्तर 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बीच रखा गया है। अब इसमें देखिए, समझिए कि क्या है, नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। बच्चे जो भी नैतिक कार्य करते हैं उसका संबंध सीधे सीधे सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर से क्या सही है और क्या गलत है, इसके ऊपर आधारित होता है। नैतिक दुविधाओं से जुड़े प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक प्रश्न जो भी उनके मन में उठते हैं वो लाभ या हानि पर आधारित होते हैं कि मैं इसे करूंगा तो मुझे इससे क्या लाभ होगा, या मैं इसे करूंगा तो मुझे इससे क्या हानि होगी। सपोज दैट बच्चे आपस में खेलने के लिए चले जाते हैं और खेलते खेलते कहीं बगीचा है, बगीचे में आम का पेड़ लगा हुआ है और वहां पे उस आम की रखवाली करने के लिए माली है, और कोई बच्चा जो है शरारत करता है और माली उसे डांटता है। तो उसके साथ जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चे उस आम के पेड़ के पास आम तोड़ने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब एक बच्चा आम को तोड़ने के लिए गया और माली ने उसे देख लिया तो माली ने उसे डांटा, तो दूसरे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि वहां जाने पर क्या है, हानि है। पेड़ के पास अगर जाएंगे, आम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे भी मार पड़ेगी, तो वहां पे हानि उत्पन्न हो गया। अब बच्चे वहां क्या करेंगे, उस स्थान पे नहीं जाएंगे। उनके दिमाग में यह बात आ गई कि यह नैतिक रूप से क्या गलत है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में देखता है कि उसका एक सहपाठी क्लास में खड़ा होकर के किसी विषय पर अच्छा बोलता है। चूंकि यह अवस्था देखिए 4 से 10 वर्ष है, इसलिए ऐसा ना सोचे कि इस उम्र में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। 10 वर्ष तक काफी उम्र हो जाती है और 5वीं कक्षा तक बच्चे चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि 4ठी या 5वीं कक्षा का कोई बच्चा है और अपने वर्ग में किसी एक बच्चे को देख रहा है कि वह बच्चा किसी एक विषय पर खड़ा होकर के बोलता है, या कोई कविता सुनाता है, या कोई कहानी सुनाता है, और शिक्षक उसे पुरस्कार के स्वरूप में कुछ देते हैं। मान लीजिए कोई टॉफी देते हैं, कोई पेन देते हैं, तो वहां पे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वहां बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि ऐसा करने से लाभ हुआ। तो अब दूसरे जो बच्चे हैं वे भी उसका अनुकरण करेंगे और वे भी उसी की तरह कोई कविता या कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से नैतिक कार्य का विकास हो रहा है। तो यह प्रथम स्तर है, जहां बच्चों में नैतिक विकास का स्तर कैसे होता है, तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए उनका विकास होता है। अब आते हैं कि इस स्तर के 2 चरण हैं। पहला जो चरण है उसका नाम दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, इसको अंग्रेजी में याद रखें, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस आज्ञा पालन, पनिशमेंट, दंड, ओरिएंटेशन यानी कि अभिमुखता। तो इस का ये सार है कि दंड के भय से आज्ञा पालन होता है। बच्चों में दंड का भय होता है
और इस दंड के भय से बच्चे क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। अब समाज में दंड की अवधारणा रही है। आज भले ही एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड देना मना है, कानूनी रूप से वो गलत है, लेकिन घर में बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो माता पिता तो दंड देते ही हैं। तो दंड का ये जो विधान है यह सदियों से चला आ रहा है और गलती करने पर सजा मिलती ही है। तो दंड के भय से आज्ञा पालन होता है और लॉरेंस कोहलबर्ग का ये सिद्धांत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता का सिद्धांत। और ये पहला चरण है प्रथम स्तर का। दूसरा जो चरण है वह है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि का मतलब क्या होता है, अपनी अभिरुचि। इस स्तर पर बच्चे क्या होते हैं कि वही काम करते हैं जिसमें उनकी रुचि ज्यादा होती है। आत्म अभिरुचि, अपनी अभिरुचि होती है। और प्रतिफल का मतलब क्या होता है, वो रिजल्ट चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उन्हें रिजल्ट मिले। और इसलिए अंग्रेजी में एक लाइन इसके लिए कही गई है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, अर्थात इसमें मेरे लिए क्या है। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उस काम को करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो ये बात किस अवस्था में सोचते हैं, आत्मविरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता अवस्था में बच्चे सोचते हैं। रुचि को प्राथमिकता देते हैं। रुचि का मतलब क्या हुआ, रुचि का मतलब जिस काम को करने में मजा आए, मन लगे। पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन होता है। इस अवस्था में पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करते हैं बच्चे। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि वर्ग में कोई बच्चा जो है देखता है अपने किसी सहपाठी को कि उसने कविता सुना दिया, तो सर ने उसे टॉफी दी, तो मैं भी उसी प्रकार से कविता सुना दूंगा तो मुझे भी टॉफी मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वह नियम को फॉलो किया कि उसने कविता सुनाई तो मैं भी कविता सुना दूं। कई तरह के अलग अलग नियम हो सकते हैं। कई तरह के खेल में कुछ अलग अलग तरह के इनाम मिलते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो इसीलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों में यह भावना विकसित हो। तो ये था प्रथम स्तर। अब हम लोग इसके आगे के स्तर के बारे में समझते हैं। तो बढ़ते हैं द्वितीय स्तर की ओर, जो है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल। इसकी अवधि है 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष की अवस्था। 10 से 13 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे किस क्लास में होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो ये जो स्तर है इसमें क्या कहा लॉरेंस कोहलबर्ग ने कि बालक अन्य व्यक्तियों के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। अर्थात नाम इसका देखिए क्या है, परंपरागत स्तर। परंपरागत का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल। जो ट्रेडिशन, जो परंपरा चली आ रही है उसे परंपरागत स्तर में लाया गया है। तो इस सिद्धांत के दौरान लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक जो होते हैं वे अन्य व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जो नैतिक मूल्य होते हैं उन्हें वे खुद में फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और इस अवस्था के बच्चों को हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आदर्श के रूप में उन्हें किसी महापुरुष को चुनने के लिए कहते हैं। और कुछ बच्चे महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं, तो कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है। तो जिसकी जैसी अभिरुचि होती है तो वो उन्हीं अभिरुचियों के अनुसार उन व्यक्तियों के नैतिक मानकों को क्या करता है, अपने व्यवहार में समाहित करता है और उनके जैसा बनने की प्रेरणा करता है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। कुछ बच्चे अपने शिक्षक के जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। तो वे जिस व्यक्ति में अपने अनुसार गुण को देखते हैं तो उन्हें वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशन जो चला आ रहा है तो वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अन्य व्यक्तियों के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करते हैं बच्चे। और इस स्तर को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला भाग है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। अधिकार संरक्षण, अपने अधिकारों के प्रति बच्चे जो है वो ओरिएंटेड होते हैं, अभिमुख होते हैं। नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूकता होती है बच्चों में।
बच्चों को यदि एक बार समझा दिया जाए किसी भी खास नियम के प्रति, तो वे उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं, साथ ही साथ जवाबदेह भी हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या जाना होगा मणिपुर के ग्रीन एम्बेसडर के बारे में। मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर कौन है? वेलेंटिना है, और वह एक मात्र 8-10 साल की लड़की है। और उसे ग्रीन एम्बेसडर किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया? उसके घर के आगे एक गुलमोहर का पेड़ लगा हुआ था और सड़क बनाने वाले कर्मचारियों ने उस पेड़ को काट दिया। और तब वो स्कूल में थी, जब वो स्कूल से लौटी तो अपने गुलमोहर के कटे हुए पेड़ को देख करके खूब रोई, और किसी ने उसका वीडियो बना दिया था और इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो फिर जब यह वीडियो मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, मणिपुर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस लड़की को वहां का ग्रीन एम्बेसडर बना दिया, मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर वेलेंटिना को। इस संदर्भ में इस कहानी को मैंने, यह सच्ची घटना है और इसे मैंने अपनी पत्रिका मेरा बचपन में भी शामिल किया हुआ है। तो कहते हैं कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता का अर्थ क्या है कि नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूकता एवं जवाबदेह। बच्चों में उस नियम के प्रति जागरूकता आ जाती है, बच्चे को यह मालूम हो जाता है कि पेड़ लगाना अनिवार्य है और वे उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जब उन्हें अपने क्लास में समझाते हैं तो उनके दिमाग में ये बातें जो है घर कर जाती हैं और वे सीरियसली इसे लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो करते हैं। जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं होते हैं वे अपने घर में भी गमले में पौधे लगाते हैं और प्रतिदिन उनमें पानी डालते हैं। तो बच्चों के मन में जो है नियमों के प्रति, व्यवस्था के प्रति जागरूकता आ जाती है। आप बच्चों को समझाते हो कि सड़क पर बाईं ओर चलना है, तो बच्चे हमेशा बाईं ओर चलने का प्रयास करते हैं, और अगर उनका साथी कोई जो है सड़क के उस पार चल रहा है तो उसे मना करते हैं और उसे भी सड़क की बाईं ओर चलने के लिए कहते हैं। तो वे जागरूक भी होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इसका जो दूसरा स्टेज है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यह अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चे जो है अपने आप को सबके सामने अच्छा कहलाना पसंद करते हैं। उनमें यह भावना होती है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे लोग सम्मान देंगे, और साथ ही साथ वे दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं, और इसलिए उनमें अच्छा काम करने की भावना उत्पन्न होती है। तो ये था द्वितीय स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तर की ओर। तो अब जानते हैं कोहलबर्ग के तृतीय स्तर को जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। उत्तर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरल स्टेज, यह 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, और इसमें क्या होता है, नैतिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि नैतिक जो मूल्य होते हैं वे काफी हद तक बच्चों में विकसित हो जाते हैं। बच्चों के अंदर यह समझ आ जाती है कि उसके किस व्यवहार के कारण उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का हित होगा, कल्याण होगा। तो इसीलिए इस स्तर का नाम उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर रखा गया है, और इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और इसमें कुछ ऐसे नियम भी हो सकते हैं जो उन्हें वे तोड़ दें, और चूंकि वो इसलिए तोड़ देंगे क्योंकि उन्हें उस समय उस नियम को तोड़ देना उचित लगेगा। अब इसके लिए उदाहरण एक लेते हैं कि यदि किसी बच्चे को बहुत जोरों की भूख लगी है और उसे खाने के लिए पैसे नहीं है, वह एक दुकान पर जाता है और एक समोसा उठाकर भाग जाता है, तो इस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया? क्या उसके पास नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया था? नहीं, उसके पास इस समय एकमात्र यही उपाय था कि उसे अपना भूख मिटाना था, उसे अपने आप को भूख से निजात दिलानी थी, और इसलिए उसने चोरी की। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और उनका बच्चा बीमार है, तो
तो वह दवाई की चोरी कर लेता है। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि उस समय उसके लिए जीवन बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वह चोरी करना उसमें पाप नहीं समझता है। तो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखता का सिद्धांत कहलाता है। अब दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। यह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल कहने का मतलब सार्वभौमिक, एथिकल का कहने का मतलब नैतिक, प्रिंसिपल सिद्धांत, ओरिएंटेशन अभिमुखता। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड एक है और इस ब्रह्मांड में जो मानव हैं, उन मानवों के पास जो अवधारणाएं हैं, जो भावनाएं हैं, लगभग एक जैसी हैं। बच्चों का व्यवहार अंतःकरण के अनुसार होता है। बच्चे अपने हृदय से सोच करके किसी भी काम को करते हैं। इस अवस्था में ऐसी अवस्था हो जाती है बच्चों की कि वे अपने अंतःकरण की आवाज को सुनते, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और वह काम करते हैं जो उन्हें उपयुक्त लगता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान एक नोवेल पढ़ा था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है द ओल्ड मैन एंड द शी, और इस नोवेल को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और नोबेल पुरस्कार इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि इस नोवेल में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसी सार्वभौमिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, द कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरा संसार जो है वो एक है, कॉस्मिक यूनिटी है। पूरे संसार में क्या है? कॉस्मिक यूनिटी है, सार्वभौमिक एकता है और संसार के जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे को जुड़े हुए महसूस करते हैं। इस नोवेल में कहानी है सैंटियागो की, जो एक मछुआरा होता है और वह मछली मारने के लिए प्रतिदिन जाता है। 84 दिनों तक मछली मारने के लिए जाने के बाद भी उसे एक मछली नसीब नहीं होती है, लेकिन प्रतिदिन वह उसी जोश के साथ मछली मारने के लिए जाता है। और उसके साथ एक लड़का रहता है मैनेलिन। मैनेलिन का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ बच्चों की बात की गई है और बच्चों के व्यवहार अंतःकरण के अनुसार होता है। तो सैंटियागो के साथ वह जो बच्चा रहता है मैनेलिन, उसकी आयु भी लगभग इसी अवस्था में होती है और वह जो है अपने पिता के मना करने के बावजूद सैंटियागो के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतःकरण से यह आवाज आती है कि सैंटियागो एक अच्छा व्यक्ति है और वह प्रतिदिन, चूंकि उसे मछली नहीं मिलती है, फिर भी उसी जोश के साथ वह जाता है। तो मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उसे उसकी फ्रेंडशिप। तो बच्चों का व्यवहार उनके अंतःकरण के अनुसार होता है, अनुरूप होता है। इसको क्या कहा गया है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहा गया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 सिद्धांत नैतिक अवस्था के 3 स्तर बतलाए गए हैं। पहला क्या है? पूर्व परंपरागत, दूसरा क्या है? परंपरागत, और तीसरा क्या है? उत्तर परंपरागत। अगर अंग्रेजी में याद रखें तो ये भी और भी आसान है। बीच का याद रखिए कन्वेंशनल, और उसके पहले प्री लगा दीजिए, बाद में पोस्ट लगा दीजिए। तो ये 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा कोहलबर्ग के ऊपर क्लास था, फिर अगले क्लास में हम लोग वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से और लगातार डीपली अध्ययन करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका अभी तक का जो भी क्लास हुआ है उसका नोट्स बना लिया होगा। और कुछ बच्चे जो है किताबों की बातें कर रहे हैं कि मुझे किताब चाहिए, तो किताब के लिए हमारे वेबसाइट पे जाइए। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है http://teamsamarhil.simdif.com http://teamsamarhil.simdif.com ये हमारा वेबसाइट है। अखिल भारतीय मगही मंडप सह टीम समरहिल के नाम से। इस वेबसाइट के सीटेट और टेट के पेज पे जाइएगा तो वहां पे आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
और एज ए टीचर आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, वो उन किताबों को अपलोड कर दिया गया है पीडीएफ में। वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको, किताबें बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ किताबों को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि किताबों को विस्तृत रूप से पढ़ना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ आप लोग कुछ अतिरिक्त जो शिक्षण के ऊपर किताबें लिखी गई हैं और कुछ शैक्षणिक अधिकार अधिनियम की किताबें हैं, जैसे आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ें। मैं इनके भी लिंक उस पर अपने वेबसाइट पर मैंने इनके भी लिंक दे दिए हैं, और आपको केवल एक क्लिक करना है, किताबें डाउनलोड हो जाएंगी। वहां से आपको किसी अन्य वेबसाइट पे नहीं भेजा जाएगा, आपको केवल किताब के नाम के ऊपर क्लिक करना है, वहां से किताब डाउनलोड हो जाएगा। तो कहीं भी भटकने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते